नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों से बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं एक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग अध्याय। चैप्टर का नाम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। और ये वाला जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, हमें इतिहास या फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री बुक है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी महत्वपूर्ण और काफी जबरदस्त हमारा ये चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके 30 बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। तो भैया कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं विद द रिगार्ड ऑफ योर एग्जामिनेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसको एक एक कर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ फिर हम लोग आप सभी के साथ अपने इस चैप्टर से संबंधित जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कहा जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये चैप्टर के होंगे कुछ अलग अलग सवालों के पैटर्न जिसको हम लोग आपके सामने पेश करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भैया एक मशीन है जो बनी है जिसे कहा जाता है स्पिनिंग जेनी मशीन। इस स्पिनिंग जेनी मशीन दिखने में कुछ इस तरीके से थी। ये एक ऐसी मशीन थी जिसके आविष्कार हो जाने के बाद से कपड़े को आप देखते हैं दोस्तों कि सीना, है ना, या फिर हम देखते हैं कि कपड़े को सिलना बहुत आसान हो गया था, या फिर हम कहें कि कपड़े का उत्पादन करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। किस वर्ष के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ? सन 1770 में हम लोग देखते हैं कि स्पिनिंग जेनी मशीन को निर्मित किया गया था। और जब ये मशीन बनती है तो बड़े स्तर पर जो मजदूर लोग थे वो इस मशीन का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि भाई इस मशीन के आ जाने से अब उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। अगला सवाल है कि स्प्रिट लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों एक आविष्कारक है जिनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी जी के द्वारा आप लोग देखते हैं दोस्तों कि स्प्रिट लैंप का आविष्कार किया गया था। सबसे पहले हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत जो सूती कपड़े के कारखाने थे इसकी स्थापना कब की गई है? चार ऑप्शंस हमारे सामने। और 1851 में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले सूती कपड़े की कारखाने की स्थापना हमें मुंबई में होते हुए दिखी। उसके बाद साल 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल किस शहर के अंदर स्थापित की गई थी? दोस्तों आप लोग देखते हैं कि अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो भारत के मानचित्र में हमें एक क्षेत्र दिखता है जिसे हम लोग आज के समय में वेस्ट बंगाल कहते हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर हमें एक शहर दिखता है जिसका नाम है कलकत्ता। दोस्तों इसी कलकत्ता शहर में आप लोग देखते हैं कि भारत की सबसे पहली जूट या फिर जिसे हम लोग पटसन के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी फैक्ट्री को निर्मित किया गया था। भारत में कोयला उद्योग का उत्पादन कब हुआ? तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो कोयला है ना, उसके भी बड़े बड़े आप लोग देखते हैं कि कारखाने हुए, फैक्ट्रियों से निकाला जाता था और इस कोयले को आप देखते हैं कि रेलगाड़ियों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता था। सन 1814 में आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत सबसे पहले कोयले निर्माण की फैक्ट्री बनती हुई। दोस्तों जमशेद जी टाटा, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, टाटा कंपनी के मालिक हैं वर्तमान समय में रतन टाटा जी, है ना। और रतन टाटा जी के आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये दादाजी हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जमशेद जी टाटा। तो जमशेद जी टाटा जी के द्वारा ही आप लोग देखते हैं कि टाटा कंपनी की स्थापना की गई थी। और उन्होंने ही टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की थी, जो जमशेदपुर के अंदर आपको होते हुए दिखती है। और उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा है। तो देखा जा रहा है दोस्तों कि ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है इसका निर्माण साल 1907 के अंतर्गत किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? देखिए एक सोच ये दी गई है कि समाज के अंतर्गत मौजूद जितने भी आविष्कारक हैं या फिर जितने भी आविष्कार होते हैं वो समाज को बेहतरीन तरीके से बदलते हैं। और इसी सोच को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। उस वैज्ञानिक समाजवाद को विश्व के सामने रखने वाले व्यक्ति रहे थे रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? इंग्लैंड के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो पुरुष थे ना उनको तो वोट देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन महिलाओं को काफी बाद में जाकर आप लोग देखते हैं कि वोट देने का अधिकार हमें देखता है कि देखने को मिलता है। और फिर साल 1918 में जाकर आप लोग देखते हैं कि महिलाओं को वोट देने की प्राप्ति मिल जाती है कि जो पुरुष वोट दे सकते हैं ऐसे ही महिलाओं को भी आप देखते हैं कि वोट को देने की पूरी छूट दी जाती है। हमारे प्यारे भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को और भारत के व्यापारियों को दबा रहे थे। भारत के व्यापारियों ने अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए आप देखते हैं दोस्तों कि एक संगठन को निर्मित किया था। और इसी संगठन को हम लोग अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से पुकारते हैं, जिसको साल 1920 में बनाया गया था, है ना। कांग्रेस पार्टी के ही आप देखते हैं कि दिशा निर्देश में इस ट्रेड यूनियन को बनाया गया था।
अगला सवाल है कि भारत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? भारत के अंदर अंग्रेज लोगों ने भारत के उद्योग या फिर आप देखते हैं कि कारखानों से संबंधित सबसे पहला कानून किस वर्ष के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि बनाया था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1881 में आप लोग देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले बनाया गया था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चीजों को बढ़िया करने की कोशिश की थी। अगला सवाल है दोस्तों कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारणों को बताइए। देखिए, फैक्ट्री प्रणाली क्या थी दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि मशीनों और नए नए उपयोगों से फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया गया कि शुरुआती समय में अब लोग जब हम देखते हैं तो है ना कि जब भी हम लोग औद्योगिकरण की बात करते हैं तो ये सन 1740 से है ना 1860 के आसपास का हमें समय दिखता है। और इसी कालखंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बड़े तौर पर हमें फैक्ट्रियों का निर्माण होते हुए दिखा, और इसी फैक्ट्री के निर्माण होने को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं या फिर फैक्ट्री प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, जिसमें नए नए आविष्कार हुए और इन नए नए आविष्कारों से नई नई प्रकार की फैक्ट्रियां खुली, और इन नए नए फैक्ट्रियों के खुलने से उत्पादन बहुत तेजी के साथ हुआ और मजदूरी बहुत सस्ती हो गई। अगला सवाल है कि बर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? अब ये बर्जुआ वर्ग कौन थे, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब औद्योगिकरण हुआ कि बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां हमें खुलती हुई दिखती हैं, तो उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश सहयोग थे कि अंग्रेजों के सहयोग से भारत के उद्योगों में जो पूंजी लगाने वाले उद्योगपति थे ना, वो बहुत से हमें देखते हुए बनते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में जो वर्ग विभाजन था वो बढ़ता हुआ दिखा। तो अंग्रेजों ने मुख्य तौर पर भारत पर कब्जा करने के बाद भारत में कुछ ही बिजनेसमैन को आगे बढ़ने का मौका दिया, और जो दूसरे बिजनेसमैन थे जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनके काम धंधे छिन गए, उनको बर्जुआ वर्ग के नाम से पुकारा गया। अगला सवाल है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत, 18वीं शताब्दी का मतलब है कि सन 1700 के आसपास के कालखंड में हमारे प्यारे भारत के अंदर कौन कौन सी फैक्ट्रियां और कारखाने हुआ करते थे? हमारे देश में सूत यानी कि कपड़े को आप देखते हैं कि दोस्तों कपड़े के जो धागे होते हैं, जिन्हें हम लोग तंतु कहते हैं, उनको हाथों से काटा जाता था, सूती कपड़े बनाए जाते थे। भारत के अंदर लोहा उद्योग भी था और ऊन के कपड़े भी बनाए जाते थे। अगला सवाल है दोस्तों कि निरोध औद्योगिकरण से आप लोग क्या समझते हैं, है ना? तो दोस्तों, निरोधोगीकरण का मतलब होता है कि जब आप लोग, औद्योगिकरण का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जब हमारे फैक्ट्रियां खुलती हैं, उसे तो हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। लेकिन औद्योगिकरण की वजह से जब हमारे जो छोटे छोटे कामगार होते हैं, जो छोटे छोटे काम धंधे होते हैं, और जब ये बंद हो जाते हैं, तो इसे निरुद्योगीकरण के नाम से पुकारा जाता है। तो औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों का खुलना, और औद्योगिकरण की वजह से छोटी फैक्ट्री, छोटे काम धंधों का मर जाना, इसे हम लोग निरुद्योगीकरण के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? तो सन 1902 के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि औद्योगिक आयोग की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य था कि भारतीय उद्योग व्यापार के अंतर्गत बड़े स्तर पर क्या किया जाए, नई नई प्रकार की मशीनों को लाया जा सके और भारत के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां खुल जाती हैं और इन फैक्ट्रियों के मदद से बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, जिससे आप लोग देखते हैं कि जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है ना, और ग्राहक को भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा सामान मिलना शुरू हो जाता है। और जब ये बड़े स्तर पर होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो इसी को हम लोग औद्योगिकरण के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ने, जो मजदूर थे ना, जब ये नई नई प्रकार की फैक्ट्रियां हमें खुलती हुई दिखती हैं, तो इनके आ जाने से बड़े स्तर पर हमें बदलाव होते हुए दिखता है। औरतों और बच्चों को आप लोग देखते हैं कि 16-16, 18-18 घंटे तक काम कराया जाता था। इंग्लैंड के अंदर बहुत से जो लोग थे कि शुरुआत में इंग्लैंड के अंदर ही फैक्ट्रियां खुली थी, तो मजदूरों को लेकर ना कोई बड़े आप देखते हैं कि उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। मजदूरों में भी महिलाओं और बच्चों से 18-18, 16-16 घंटे दिन में काम कराए जाते। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिले थे। मजदूरों को लाचारी में काम करना पड़ता था, है ना, और उनको डर था क्योंकि अगर उन्होंने काम करना छोड़ दिया तो ऐसा हो सकता है कि उनको मशीनों से रिप्लेस कर दिया जाए। तो बड़े तौर पर मशीनों के आ जाने से कारखानों के मालिक और ग्राहकों को तो फायदा हो रहा था, लेकिन मजदूरों का जीवन बहुत ज्यादा दयनीय था क्योंकि उनके ऊपर बेरोजगारी का खतरा आप लोग देखते हैं कि बना रहता था। अगला सवाल है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, स्लम का मतलब होता है गरीबी, है ना। हम देखते हैं कि जब दुनिया के अंतर्गत औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, और ये मुख्य तौर पर इंग्लैंड के अंतर्गत हमें होती हुई दिखी। इंग्लैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है लंदन। लंदन में जब फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हुई तो लंदन में जरूरत हुई मजदूरों की। तो मजदूरों के लिए आप देखते हैं कि लंदन के आसपास के जो गांव के लोग थे, जो किसानी किया करते थे, वो नए रोजगार की तलाश में शहरों में आकर बस जाते हैं। अब ये शहरों में जब आकर बसते हैं तो इनके पास अपने घर तो होते नहीं है,
ये शहरों के अंदर आप देखते हैं कि छोटी छोटी झुग्गियों में रहना शुरू कर देते हैं और इसी के तरीके से आप देखते हैं कि एक प्रकार की एक गरीब बस्ती निर्मित हो जाती है कि औद्योगिकरण की वजह से, कि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलती हैं, इसकी वजह से काम की तलाश में आए हुए जो लोग थे वो क्या करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में आकर रहना शुरू कर देते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि इनको सिर्फ मूलभूत सुविधाएं ही मिल पाती हैं। सिर्फ एक आप देखते हैं कि छत पर, सर पर छत होती है और कोई भी सुविधा नहीं होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्लम पद्धति के नाम से पुकारते हैं कि जो हमारे झुग्गी बस्ती बसी है वो इसी कारण से हमें बसती हुई दिखती है। अगला सवाल है कि न्यूनतम मजदूरी का कानून कब पारित हुआ। देखिए हमारे भारत के अंदर साल 1945 में ये बात की गई कि भैया न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए, कि अगर किसी मजदूर ने कोई कार्य किया है तो उसके लिए कोई निश्चित मजदूरी तय होनी चाहिए। और इसी के तहत आप लोग देखते हैं कि जब देश में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है साल 1951 में, तो ये बात कह दी जाती है कि हमारे देश के अंदर क्या होगा, काम करने के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही मजदूरी तय कर दी जाएगी, उस मजदूरी से तो कम किसी को आप दे ही नहीं सकते। इसके तहत जो मजदूरों के साथ होने वाला आप देखते हैं कि जो शोषण था उसे बड़े स्तर पर हम लोग देखते हैं कि कम किया गया। अगला सवाल है कि कोयला और लोहे उद्योग ने औद्योगिकरण को किस तरीके से गति प्रदान की। हमारे प्यारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि कोयला उद्योग जो था वो सन 1814 में शुरू होता है और ये शुरुआत होती है दोस्तों उसके पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई हुआ करती थी और उसके बाद बड़े स्तर पर कोयले का उत्पादन होता रहा। फिर जब 1853 में, है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जब 1853 में हमारे प्यारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि रेल का विकास हो जाता है। जब रेलवे चलनी शुरू हो जाती है तो फिर बड़े स्तर पर जरूरत उठती है किस चीज की, कोयले की। और कोयले का उत्पादन आप लोग देखते हैं कि भारत में बड़े तेजी के साथ हमें बढ़ता हुआ दिख जाता है ना। 5 लाख टन से आप लोग देखते हैं कि साल 1950 तक आते आते ये 3.2 करोड़ टन तक पहुंच जाता है। इसी के साथ साल 1907 में आप देखते हैं कि जो हमारा लोहा उत्पादन था उसको लेकर भी एक बड़ी फैक्ट्री बनती है जिसे हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से पुकारते हैं। और ये जो कंपनी थी दोस्तों ये भारत के अंतर्गत स्वदेशी जो हमारे लोहे थे उसको बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि बढ़ा रही थी। तो भारत में आप देखते हैं कि कोयला और जो लोहा था वो औद्योगिकरण की वजह से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण के कारणों का आपको क्या करना है दोस्तों, उल्लेख करना है। काफी इंटरेस्टिंग हमारा प्रश्न है, पेपर के संदर्भ में आप लोग देखते हैं कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सवाल क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं कि औद्योगिकरण के कारणों का आपको उल्लेख करना है। देखिए औद्योगिकरण क्या है कि दुनिया के अंदर आखिर हमें फैक्ट्रियां बनती हुई क्यों दिखी, क्या वजह हुई जिसकी वजह से हमें फैक्ट्रियों का निर्माण होते हुए दिखा। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आवश्यकता होती है ना वही आविष्कार की जननी होती है, कि जब भी किसी नई चीज को बनाया गया है क्योंकि उसकी जरूरत पैदा हुई थी। और ब्रिटेन के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश व्यापार था ना वो सबसे पहले दुनिया में यहीं पर फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई। क्यों बननी शुरू हुई दोस्तों, आप लोग देखते हैं क्योंकि इस इलाके के अंतर्गत जो लोग थे ना वहां पर आप लोग देखते हैं कि उनके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। ब्रिटेन के जो लोग थे वो क्यूरियोसिटी वाले एटीट्यूड को रखा करते थे और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से यहाँ पर नए नए आविष्कार हुए। उस समय के अंतर्गत मौजूद जो वहां के राजा रानियां थी उन्होंने भी आविष्कारकों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया और इसी वजह से भी आप देखते हैं कि इस इलाके के अंतर्गत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि नए नए प्रकार के आविष्कार हुए। और इसी वजह से यूरोप में दुनिया में सबसे पहले जो औद्योगिकरण था उसकी उपस्थिति हमें इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के अंदर होती हुई दिखती है। तो नए नए प्रकार के आविष्कार हुए। शुरुआती समय के अंदर जो चीजें हमें बनती हुई दिखी वो कपड़े से संबंधित थी कि सूती कपड़े को अधिकतर आप देखते हैं कि मशीनों को बनाया जा रहा था। बाद में हम देखते हैं कि कोयले और लोहे की भी मशीनों को निर्मित किया गया। मशीनों के बन जाने की वजह से आप देखते हैं कि जो मजदूरी थी वो सस्ती होती हुई हमें दिख जाती है कि अब मजदूर आसानी से मिल जाया करते थे। कि आप देखते हैं कि मजदूरों को डर था कि भैया जितनी मजदूरी मिल रही है उतनी मजदूरी में काम कर लो, ऐसा हो सकता है कि इस मशीन के आ जाने से हमारा काम छिन जाता है। और बहुत से जो मजदूर थे दोस्तों आप देखते हैं कि वो बेरोजगार भी हो गए थे कि अगर 50 मजदूर मिलकर कि जितना काम करते थे उतना अब एक मशीन कर रही थी, तो मशीनों को अधिक से अधिक जगहों पर शहरों में रखा गया जिससे हमारे मजदूर लोग आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो मशीनों के आविष्कार से उद्योग धंधे तो हमारे बड़े, उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन हम देखते हैं कि जो छोटे उद्योग रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, भारत जैसे देश में हमें समाप्त होते हुए दिखते हैं। अगला सवाल है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाल दिए। बहुत अच्छा सवाल है। साल 1850 से साल 1950 के बीच इन 100 सालों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर कपड़ा उद्योग हुआ, लोहा उद्योग हुआ, कोयला उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग हुआ। इसमें बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि विकास हुआ। भारत की बहुत सी सिटीज जैसे जमशेदपुर हुआ, धनबाद हुआ, डालमिया नगर हुआ, ये सभी शहर विकसित हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियां थी और मजदूर आकर यहाँ पर बसे और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि इन इलाकों के अंतर्गत हमें जो शहर थे वो बसते हुए दिखे, है ना। शुरुआती समय में जब मशीनें निर्मित नहीं हुई थी, जब सामान हाथ से बनाया जाता था तो वो थोड़ा महंगा होता था। मशीन से बनने की वजह से क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा होता था तो सामान को सस्ता बेचा जा रहा था, जिससे ग्राहक को आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा हमें फायदा होते हुए दिखा।
इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के संदर्भ में बहुत से ऐसे शहर हैं, जैसे हमारा मुर्शिदाबाद हुआ, सूरत नामक क्षेत्र हुआ, इन इलाकों के अंतर्गत औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो काम किया जाता था ना, वो कुटीर उद्योग थे। भारत में इन शहरों के अंतर्गत हाथ से चीजों को बनाया जाता था, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती थी और उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लोग चीजों को उत्पादित किया करते थे। तो भैया जब बड़ी मशीनें आ गई तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है उन मशीनों से, और वो मशीन के बना सामान थोड़ा सस्ता था, और इसी वजह से लोग जो थे उस सस्ते सामान को खरीद रहे थे। ये जो हाथ से बने हुए सामान थे उनको ज्यादा नहीं खरीदा जा रहा था, और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि भारत में जो ये छोटे हमारे उद्योग करने वाले लोग थे, जो सूरत में, गुजरात में रहा करते थे, मुर्शिदाबाद में थे, जो बांग्लादेश में पड़ता है वर्तमान में, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखा। तो भारत के कुछ जो उद्योगपति थे उनका तो फायदा हुआ, लेकिन अधिकतर जो हमारे छोटे बिजनेसमैन थे, आप लोग देखते हैं कि उनको ज्यादा फायदा नहीं होता। और इसी के साथ साथ औद्योगिकरण की वजह से ही हमें स्लम शहर के भी विकसित होते हुए दिखे, कि जब काम की तलाश में लोग एक छोटे छोटे गांव से शहर में आकर बसे, तो फिर उन्होंने छोटी छोटी अपनी झुग्गियों को विकसित किया, और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से ही स्लम भी हमें बनते हुए दिखते हैं। अगला सवाल है कि उपनिवेशवाद से आप लोग क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को किस तरीके से जन्म दिया? हम देखते हैं दोस्तों कि मशीनों के उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किसी देश को गुलाम बना लेना, है ना। आप देखते हैं कि किसी देश को गुलाम बना लेना, इसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। और मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्रियों के निर्माण के बाद आप देखते हैं कि अब जरूरत उठती है। जैसे आप देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर क्या किया गया दोस्तों, उन लोगों ने मशीनों को बना लिया था, है ना। अब मशीनें तो थी, अब इन मशीनों में अगर मान लीजिए कि उनको कपड़ा बनाना है, तो कपड़े बनाने के लिए उनके पास कच्चा माल नहीं था। कच्चा माल मतलब क्या है दोस्तों? कच्चा माल का मतलब है कि उनके पास कपास नहीं था। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए वो दूसरे देशों की तरफ चलना शुरू करते हैं। वो अफ्रीका पहुंचते हैं, भारत आते हैं, शुरुआत में व्यापार करते हैं और बाद में इन इलाकों को गुलाम बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही होता है कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दूसरी प्रक्रिया हमें होती हुई दिखती है। वो क्या है दोस्तों? कि शुरुआत में नए बाजार की तलाश में ये नए नए देशों की तरफ जाते हैं, शुरुआत में व्यापार करते हैं और बाद में आप देखते हैं कि ये उन क्षेत्रों को पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों गुलाम बना लेते हैं, है ना। तो शुरुआती जो प्रक्रिया रही थी वो तो आप लोग देखते हैं कि व्यापारिक सोच के साथ उनको देखने को मिलती है कि भैया अपन लोगों को व्यापार करना है। लेकिन बाद के समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उनकी रुचि यही थी कि वो फिर भारत जैसे देश या फिर अफ्रीका जैसे देशों के अंतर्गत यहाँ पर मौजूद जो संसाधन थे उनको अपने कब्जे में आप लोग देखते हैं कि पूरे तौर पर कर लेते हैं, है ना। उस क्योंकि संसाधनों से संपन्न थे तो उनको यहाँ पर लालच आया, उन्होंने भारत जैसे देश में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया, और उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ के सारे संसाधनों को अपने कब्जे में कर लिया, यहाँ से कच्चा माल सस्ता खरीदते और उसके बाद फिर अपने वहां पर ले जाते और अपना इन्होंने खजाना पूरे तौर पर आप देखते हैं कि भरा। अगला सवाल है कि कुटीर उद्योग के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए, कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि छोटे स्तर पर जब आप किसी चीज को निर्मित करते हैं। कुटीर का मतलब होता है छोटा, या फिर हम इसे लघु के नाम से भी पुकारते हैं। तो भारत के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा कुटीर उद्योग था ये हमें बड़े तौर पर आता हुआ दिखता है, और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब औद्योगिकरण हुआ, है ना, तो औद्योगिकरण के होने की वजह से फैक्ट्रियों का जो बना सामान था वो बड़े स्तर पर बिका, लेकिन भारत के अंतर्गत मौजूद ये जो हमारा छोटे कारखाने थे ये पूरे तौर पर आपको धराशायी होते हुए दिखे। इनको उतनी ज्यादा आप देखते हैं कि आर्थिक प्रगति नहीं मिली, संतुलन जो था दोस्तों जो व्यापार का वो इनके सामने नहीं हुआ। बड़ी मशीनों से हुआ उत्पादन आप देखते हैं कि आगे निकल गया, और जो छोटे हाथों से बना सामान था आप देखते हैं कि वो उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो जनसंख्या भी ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे भारत में, और ये जो जनसंख्या के लोग थे, ज्यादा लोग होने की वजह से मांग ज्यादा थी, और जो मशीनों से बनाया जाता है सामान वो पूरी मांग को पूरा कर सकता है। लेकिन आप जब हाथ से सामान को बनाते हैं ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, तो उत्पादन की मांग को पूरा करने में भी आप देखते हैं कि मशीनें कारगर साबित हो रही थी, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि इस औद्योगिकरण की वजह से हमारे जो कुटीर उद्योग थे वो बड़े तौर पर हमें पिछड़ते हुए दिखते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों कि औद्योगिकरण ने आर्थिक ढांचे को तो प्रभावित किया ही, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन को भी आगे बढ़ाया। कैसे? देखिए, औद्योगिकरण से लोगों के आर्थिक स्तर तो हमें बदलते हुए दिखे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इसमें बदलाव होता हुआ दिखा। 19वीं शताब्दी की अगर बात की जाती है, अर्थात साल 1800 के आसपास की अगर बात की जाती है, तो इसके अंदर औद्योगिकरण की नीति की वजह से ही हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया, है ना। तो आप देखें कि अंग्रेजों ने दूसरे देश को गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि उनको अपने बिजनेस को फैलाना था, अपने कारखानों में कच्चे माल को उनको चाहिए था। भारत जैसे देश में आजादी की लड़ाई कैसे उठी? भारत जैसे देश में आजादी की लड़ाई भी आप देखते हैं कि इसी वजह से उठी कि हमें कोई अधिकार नहीं दिए जाते। भारत में आप देखते हैं कि हमारा असहयोग आंदोलन हुआ, या फिर भारत के मजदूरों को जब इन आंदोलनों से जोड़ा गया, तो उसके पीछे वजह यही थी कि हम अंग्रेजों के बनाए सामान को बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, देश के बनाए सामान को अधिक से अधिक खरीदेंगे। और इसके तहत हम लोगों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों की जो गलत नीति थी उसको बढ़ाया। साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके अंतर्गत भी हम लोग देखते हैं कि भारत के मजदूरों ने अपनी समस्याओं को रखा, और एक प्रकार से हम लोग देखें कि औद्योगिकरण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तौर पर बेहतर होने की जरूरत नहीं थी।
इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी हमें बदलाव आता हुआ दिखता है, जो हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि परिवर्तित या फिर प्रभावित करता है। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ औद्योगिकरण का ये जो युग वाला अध्याय है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को किया, जो आपके पेपर के कॉन्टेक्स्ट में हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी आज की क्लास रही होगी आपके लिए काफी फायदेमंद रही होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, और उसके अंदर हम लोग एक नए बिंदु को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, पेपर है बहुत नजदीक, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत और एक नए टॉपिक को आपके सामने जरूर रखेंगे। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।